गई थी ट्रिपल पी पाथवे के बारे में पूरी। नेक्स्ट हम उसकी एनर्जेटिक्स देख लेते हैं ना। तो एनर्जेटिक्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्म NADPH2 कितने हैं 12, ठीक है 12 NADPH2 बन रहे हैं। और हमारे पास जो ATP है वो है 6, तो ये 12 36 ATP में कन्वर्ट होंगे। तो हमारे पास जो टोटल आएंगे वो कितने हो जाएंगे 30 ATP, ठीक है। तो देखिए सिंगल स्टेप में हमारे पास 30 ATP मिल रहे हैं, बड़ी बात हो गई ना, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे कहते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में रेगुलेट होता है। तो ये हो गई हमारी बात ट्रिपल पी पाथवे की। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप सब जानते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन O2 की एब्सेंस में कंप्लीट होता है या रेगुलेट हो रहा है, प्रोसीड होता है। तो हमने बात की थी कि ये जो है ये इसकी जो फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलाइसिस वो कैसी हमारे एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सेम होती है। उसके बाद अगर पायरुविक एसिड को हमारे ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, नहीं मिलती तो वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, वहाँ पर ही फर्मेंटेशन स्टार्ट करके अल्कोहल का थोड़ी सी एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसकी जो हम बात करें तो एक कुरिकशेक एक साइंटिस्ट थे, उसने इसकी खोज की थी 1797 में। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या है 1979 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम है कुरिकशेक। तो इन्होंने क्या है इसकी खोज की थी। तो ये जो साइंटिस्ट थे हमारे इनका नाम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन को मिलती किस में है ये। क्या है ऑक्सीजन की एब्सेंस, ये बैक्टीरिया फंजाई में रहता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेगुलेट होता है। ये क्या है 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें से फर्स्ट फेज है वो ग्लाइकोलाइसिस है। जो कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सेम है। ठीक है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सेम फेज है। सेकेंड फेज की हम बात करें तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है इसको हम क्या फर्मेंटेशन भी नाम दे सकते हैं। तो पायरुविक एसिड क्या करता है जब इसको ऑक्सीजन मिलता है
तो ये क्या हमारे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में रहकर अल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन करता है, कुछ मात्रा में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। फर्मेंटेशन स्टार्ट करता है, अल्कोहल, CO2 और हमारे एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। अब एंड प्रोडक्ट के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो हमारी सेकंड फेज है इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर हम इसको बोल सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज की, तो हम पहली फेज ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें हमारे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, सेकंड फेज तो है हमारी। सेकंड फेज में अब पायरुविक एसिड से स्टार्ट करेंगे, तो पायरुविक एसिड है, ये क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है। टू स्टेप फेज है ये, फर्स्ट स्टेप ये हो गई। सेकंड फेज में क्या होगा, हमारा जो एसिटाल्डिहाइड है वो हमारा एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 52 कैलोरी एनर्जी बनेगा। अब इस दौरान क्या होगा, NADPH2 है वो NAD में कन्वर्ट, NADP में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 8 ATP बन रहे हैं, जिसमें से हमारे पास 6 ATP यहाँ खत्म हो गई, तो टोटल 2 ATP बचेंगे, तो थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी बचेगी। तो ये टू स्टेप फेज है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, पायरुविक एसिड है वो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और सेकंड स्टेज में क्या है, NADPH2 NADP का फॉर्मेशन करता है और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और 52 कैलोरी हमारी एनर्जी बनती है। उसके बाद अगर हम सेकंड टाइप के फर्मेंटेशन की बात करें तो वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड टाइप का। ठीक है, सेकंड टाइप का हमारा लैक्टिक एसिड टाइप का, तो इसमें क्या है, हमारा पायरुविक एसिड है वो एक सिंगल स्टेप में, यहीं पे क्या है हमारा CO2 रिलीज हो जाएगी, और यहीं पे क्या है हमारे NADPH2 से NADP का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एंड में हमारे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लें, लैक्टिक एसिड बेसिलस है, लैक्टिक एसिड बेसिलस, उसमें क्या है, इस टाइप की फर्मेंटेशन की प्रोसेस मिलती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का है वो है ब्यूटारिक एसिड टाइप का, ठीक है। थर्ड जो है हमारा ब्यूटारिक एसिड टाइप का, जिसमें हमारा पायरुविक एसिड है, ये फर्स्ट स्टेप में तो हमारे एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसमें फर्स्ट फेज में इसमें हमारे H2O जुड़ेगी और CO2 निकल जाएगी, ठीक है। H2O अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी और एसिटो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो ये एसिटो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड में, ठीक है। ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस दौरान हमारे NADPH2 कन्वर्ट हो जाएंगे NADP में, और जो हमारे H2 है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर हम इसका एग्जांपल ले तो बेसिलस ब्रिटानिकस इसका एग्जांपल हो जाएगा कि इस बैक्टीरिया में ये क्या है, इस टाइप की फर्मेंटेशन की प्रोसेस मिलती है। तो ये हमारे पास 3 टाइप की फर्मेंटेशन, या हम कहें एंड प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने जो सेकंड स्टेप है, या हम फर्मेंटेशन को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा अल्कोहलिक, जिसमें हमारे 2 स्टेप फेज थी, पायरुविक एसिड NaBH2 का यूज करके हमारे किसमें कन्वर्ट हो रहा था, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। सेकंड हम बात करें तो था एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा था और 52 कैलोरी एनर्जी बना रहा था। सेकंड हमारा लैक्टिक एसिड सिंगल स्टेप थी, जिसमें लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। थर्ड था हमारा ब्यूटारिक एसिड टाइप का, तो उसमें क्या है हमारा 2 स्टेप प्रोसेस थे, जिसमें पायरुविक एसिड पहले एसिटो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, उसके बाद वो क्या है ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब हम अगर इसकी एनर्जेटिक्स की बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनर्जेटिक्स की बात करें तो देखिए हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस इसी की तो फेज है ना, ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बन जाए, ठीक है। वहीं अगर हम सेकंड फेज की बात करें फर्मेंटेशन की, तो उसमें क्या है देखिए हमारे हर जगह 6 एटीपी खत्म हुए है ना, 6 एटीपी सॉरी हमारे एटीपी खत्म हुए, 2 एटीपी खत्म हो जाएंगे, तो उसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे थे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे है ना, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो हमारे लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ब्यूटारिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और NADPH2 के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स खत्म होंगे, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने 2 NADPH2 खत्म हो रहे हैं, या फिर हम कहें कि 6 ATP, तो हमारे पास टोटल एंड में कितने 2 ATP बच जाएंगे। तो ये हो गई इसकी एनर्जेटिक्स की बात। इसके बाद आती है हमारी RQ वैल्यू की बात। RQ वैल्यू यानी हमारे हम पहले आप इसको नोट कीजिए, हाँ। तो अब आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक RQ वैल्यू, या हम कहें श्वसन गुणांक, यानी हम कहें किसी भी रेस्पिरेशन के दौरान कितनी CO2 अपटेक की गई है, कितनी O2 अपटेक की गई है और CO2 रिलीज की गई है, उसका रेशियो कहलाता है हमारा RQ वैल्यू या रेस्पिरेशन क्वोटिएंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 0 भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ये RQ की वैल्यू देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो रेशियो ऑफ रिलीज CO2 एंड यूज्ड O2 इज इन रेस्पिरेशन इज नॉन एज RQ, ठीक है। तो RQ बराबर हो गया हमारा रिलीज CO2 वॉल्यूम और यूज्ड O2 वॉल्यूम, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब RQ की वैल्यू की बात कर लेते हैं कि अलग अलग जगह पर RQ की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम RQ की वैल्यू की बात करते हैं। तो देखिए अगर RQ वैल्यूज आप हेडिंग डाल दीजिए,
रेस्पिरेशन में तो हमारी क्या है, यूज्ड O2 की वॉल्यूम और रिलीज्ड CO2 की वॉल्यूम इक्वल होगी। एग्जांपल के लिए हम ले तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है, हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके साथ हम 6CO2 यूज करते हैं और एंड में हमारे पास 6CO2 + 6H2 बनता है। ठीक है, 6 और 6 बराबर हो गए तो RQ की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद अगर हम ले RQ की वैल्यू अगर 1 से कम हो, ठीक है, RQ की वैल्यू अगर 1 से कम है तो अगर हम फैट और लिपिड का यूज करें एज ए रेस्पिरेशन में हम यूज करें तो हमारे क्या होगा, यूज्ड O2 की वॉल्यूम होगी वो रिलीज CO2 की वॉल्यूम से ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन में हमारे क्या होगा, जो हमारे RQ की वैल्यू है 0.7 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूज्ड O2 की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है रिलीज्ड CO2 के मुकाबले। इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो हम ले सकते हैं अगर हमारी RQ की वैल्यू 1 से ज्यादा। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स यूज लें रेस्पिरेशन में तो हमारी यूज्ड O2 की वॉल्यूम रिलीज्ड CO2 की वॉल्यूम से कम होगी। ठीक है, यूज्ड O2 वॉल्यूम इज लेस देन रिलीज्ड CO2 वॉल्यूम। ठीक है, तो हम देखिए, हम अगर ऑर्गेनिक एसिड्स तो हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, O2 जो यूज हो रही है उसकी वॉल्यूम कम है और हमारे जो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, इसके साथ में हमारे H2 बन सकता है और एनर्जी बनेगी। ठीक है, एनर्जी बनेगी तो RQ बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, 4 1 से ज्यादा हो गया है ना, तो ये हो जाएगा। अगर RQ की वैल्यू अगर ऑर्गेनिक एसिड्स हम यूज ले रहे हैं तो CO2 बहुत ज्यादा निकलेगी, इसलिए RQ की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम ले रहे हैं RQ की वैल्यू इनफाइनाइट है RQ की वैल्यू। तो अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें क्या है, हमारा O2 तो यूज होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन CO2 निकलती है। जैसे हम पूरी एक सिंपल सी प्रोसेस ले लेते हैं, पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और इस दौरान क्या है, हमारी एक CO2 निकल रही है, तो RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0। ठीक है, तो इनफाइनाइट होगी, है ना। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारी RQ की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारे 2 CO2 निकलेगी। ठीक है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड, 2 लैक्टिक एसिड, 2 CO2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी RQ की वैल्यू 0 तो ये होंगे हमारे जीरोफाइटिक प्लांट जिनमें क्या है, स्टोमेटा ओपन नहीं होते या हम कहीं रात के टाइम में ओपन होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या, देखिए आप, हमने जब केम साइकिल पढ़े थे रात को ओपन हो रहे थे, CO2 थी वो वापस से रिफिक्सेशन हो रही थी C3 साइकिल में जाकर, है ना, जिनमें हम C4 साइकिल रेगुलेट कर रहे थे उनमें।
प्लांट है उनकी एग्जांपल दे रहे हैं हम। ठीक है, तो CO2 रिलीज होती नहीं है तो RQ हो जाएगी हमारी CO2, 0 CO2 हो जाएगी। O2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, O2 की तो कुछ वैल्यू होगी, इसलिए जो हमारी RQ की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी क्योंकि CO2 रिलीज होती ही नहीं है। तो ये हो गई हमारी RQ की वैल्यू। तो देखिए हमने RQ वैल्यू तो निकाली, लेकिन RQ वैल्यू किसी चीज से मेजर भी तो करते होंगे ना। तो गैंगोमीटर होता है हमारा गैनोमीटर, उसके द्वारा हम क्या है रेस्पायरेशन को मापते हैं, तो इसको हम रेस्पायरोमीटर कहते हैं, गैनोम रेस्पायरोमीटर, ठीक है। इसके बाद आप इसको एक बार नोट कीजिए, तो इसके बाद अगर हमारा रेस्पायरेशन का लास्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेस्पायरेशन, तो फर्स्ट आती है O2, ठीक है, तो O2 की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होगा। एरोबिक, एब्सेंस में एनारोबिक, ठीक है, कौन सा प्रेजेंस में, तो हमारे O2 की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, एब्सेंस में हमारे कौन से एनारोबिक टाइप का रेस्पायरेशन होगा। अब इसमें हमारे नेक्स्ट आता है CO2, ठीक है। अब देखिए CO2 की कंसंट्रेशन, इससे पहले हम अपने O2 में ना कुछ 2 पॉइंट रिलीज कर ऐड कर लेते हैं, जैसे ट्रांजिशनल पॉइंट करके, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पॉइंट, संक्रमण काल। तो ये देखिए O2 की वो कंसंट्रेशन जहां पर एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों एक साथ रेगुलेट होते हैं उसे हम ट्रांजिशनल पॉइंट कहते हैं। हम कहते हैं ट्रांजिशनल पॉइंट। O2 की वह कंसंट्रेशन जिस पर क्या है हमारे दोनों टाइप के जो रेस्पिरेशन है वो चलते हैं उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल पॉइंट। सेकंड अब हमारा पॉइंट आता है CO2। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड आता है लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, फास्टली होगा, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस है तो रेस्पिरेशन होगा, लेकिन स्पेशली हम बात करें तो रेड लाइट में ज्यादा होगा, ब्लू लाइट में कम होगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, देखिए लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता
होता है, लेकिन रेस्पायरेशन भी तो होता है ना रुबिस्को एंजाइम के कारण। तो अगर रेड लाइट होगी तो हमारा रेस्पायरेशन होगा, ब्लू लाइट होगी तो रेस्पायरेशन की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आप जानते हैं कि 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में क्या है, जो हमारे एंजाइम्स है वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। तो क्या है, हमारा रेस्पायरेशन होगा 60 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम्स डीनेचुरेट हो जाएंगे, तो जो हमारा रेस्पायरेशन है वो क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर इनएक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा रेस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हैं तो वो आता है हमारा एज का। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो एज का आता है। तो एज की बात देखिए, फ्रूट के राइपनिंग के टाइम रेस्पायरेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। फ्रूट के राइपनिंग के टाइम हम बात करें तो रेस्पायरेशन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा मैच्योर सेल में और फ्लावरिंग के टाइम भी हमारा रेस्पायरेशन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आती है हमारे प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन। सॉरी, यहाँ मैच्योरेशन टाइम आएगा। मैच्योरेशन टाइम में भी रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, फ्लावरिंग के टाइम भी रेस्पायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन की बात करें तो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें क्या है, हमारे रेस्पायरेशन मैक्सिमम होगा। वहीं मैच्योर सेल्स है उसमें मिनिमम होगा। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा हम एक और ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन और ऑक्सीन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में हमारा रेस्पायरेशन होगा। वहीं हम बात करें तो थियोसाइनाइड क्या है, रेस्पायरेशन की रेट को डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे कुछ हो गए फैक्टर्स इफेक्टिंग सबस्टेंसेस, और यहाँ पर हमारा होता है रेस्पायरेशन का चैप्टर खत्म।